हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। हमने अब तक की जो भूगोल की यात्रा जो चल रही है हमारी, उससे पाठ नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं। प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं हमने ये पढ़ लिया है। लेकिन अब हम जिसका अंतिम चरण है, हमने प्राथमिक व्यवसाय में पढ़ा कि आखिर भोजन संग्रहण क्या होता है। हमने इसमें पढ़ा कि कृषि क्या होती है, पशुचारण क्या होता है, कृषि के विभिन्न प्रकार पढ़ लिए। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे खनन। खनन कार्य। देखिए, खनन भी क्या है, एक तरीके से प्राथमिक व्यवसाय है। क्यों है, आप पूछेंगे सर क्यों है। अरे भाई, खनन कार्य के अंदर भी हम क्या करते हैं, प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है इसको सीधा ही उपभोग में लेते हैं। इसलिए खनन कार्य भी क्या है, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आता है। ठीक है। अब खनन कार्य को हम शुरू करने से हम सोचें, हम ये बात करें कि खनन कार्य शुरू कैसे होता है। देखिए, हम बात करें अगर प्राचीन इतिहास में जाएं तो मनुष्य से पहले ही आपके देखे होंगे आपने, ताम्र युग आया है, कांस्य युग आया है, लोह युग आया है। यानी खनिज की महत्ता पहले से ही है। अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएं, प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो वहां पर हमको ताम्र युग आपने सुना होगा, आपके पास में लोह युग है, ये आपने सुना होगा पहले से। लेकिन होता क्या है कि जब विश्व में औद्योगिक क्रांति आती है, विश्व में औद्योगिक क्रांति आती है, तब खनन कार्य को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि मशीनें आ जाती है खनन करने के लिए, भूमिगत खनन करने के लिए, जमीन से खनन करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो खनन की हम बात करें, खनिज की, उसकी महत्ता तो हमको पहले से मालूम पड़ रही है, ताम्र युग से, लोह युग से, आप इतिहास से पढ़ेंगे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या हुआ है कि खनन कार्य को मतलब क्या हुआ है, उसका विकास हुआ है, जिसके कारण इसको प्राथमिक व्यवसाय में शामिल कर लिया गया है। प्राथमिक व्यवसाय में शामिल कर लिया गया है औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है। अच्छा, अब खनन क्या होता है, इसे कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं हम। देखिए, खनन में अगर आप पढ़ेंगे तो पहला एक आता है खान क्या होती है, फिर हम एक खनन पूछ सकते हैं, और एक होता है खनिज क्या होता है। समझिए आप। तो खान क्या होता है, आप समझिए कि अगर आपने कहीं पर भी देखा हो, टीवी में देखा हो या कोई मूवी पिक्चर में देखा हो कि वे कुछ लोग होते हैं, समूह होते हैं, वो सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ में जमीन के अंदर या बाहर खनन करते हैं, विस्फोट करके। तो भूगर्भ का वह क्षेत्र जहां खनन कार्य किया जाता है, जहां खनन कार्य किया जाता है, उसे खान कहते हैं। उसे खान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे खान कहते हैं। और खनन कार्य क्या होता है कि भूगर्भ से जो हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, वो निकालने की क्रिया ही खनन क्रिया कहलाती है। यानी खान से या फिर भूगर्भ से खनिज पदार्थ निकालने की जो क्रिया है, निकालने की क्रिया है, वह खनन कहलाती है। वह खनन कहलाती है। ठीक है। अब खनिज क्या है, खनिज के अंदर क्या है कि वह पदार्थ जो भूगर्भ से उत्खनन के द्वारा या खनन के द्वारा निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र से, हम इसको यूं समझे कि जिस क्षेत्र से मतलब खनन हो रहा है, उसको तो हम खान कहते हैं। ये कार्य जो होता है उसको खनन क्रिया कहते हैं, और जो पदार्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। उसे खनिज कहते हैं। लेकिन बड़ा ध्यान रखना, खनिज कभी भी पदार्थ शुद्ध अवस्था में नहीं निकलता है। खनिज जैसे मान लीजिए कुछ खनिज है, सोना है, वो शुद्ध अवस्था में निकलता है, लेकिन सभी खनिज क्या होते हैं, अयस्क रूप में निकलते हैं। यानी सभी खनिज अयस्क रूप में निकाले जाते हैं। अयस्क रूप में, जिस रूप में निकलते हैं वो उसको बोलते हैं अयस्क रूप में निकाले जाते हैं। अब जैसे हम समझेंगे अयस्क रूप में कैसे निकाले जाते हैं, आप इसको देखिए कि अगर हम बात करें कि जैसे हम बात करें लोहा कभी भी शुद्ध रूप अवस्था में निकलता है, वो 4 खनिजों के रूप में निकलता है। एक तो आपका आता है मैग्नेटाइट खनिज अयस्क के रूप में, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडोराइट। यानी कोई भी जो खनिज है वो हमेशा शुद्ध रूप में नहीं निकलता, वो किस में निकलता है, अयस्क। ये लोहे के अयस्क हैं। वैसे ही हम कोयले की बात कर सकते हैं। कोयला जो होता है वो भी 4 अयस्क होते हैं उसके, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एवं
पीट जो सबसे घटिया लोहा होता है, सबसे घटिया कोयला होता है, माफ कीजिएगा। तो ये क्या है कि ये क्या है, खनिज हमेशा अयस्क के रूप में निकलता है। और एक खनिज को आप जानते होंगे जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। तो खनिज जो होते हैं वो हमेशा अयस्क रूप में निकाले जाते हैं। अब बात उठती है कि खनन करने की कितनी विधियां हैं, खनन किस प्रकार से किया जाता है, हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। अब तो बेटा खनन की भी विधियां होती हैं, हम खनन की विधियां पढ़ेंगे। खनन की विधियां, खनन की विधियां, खनन की विधियां हमेशा क्या होता है, जो खनिज होता है उसकी प्रकृति, है ना, उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी खनिज की प्रकृति क्या है एवं उसकी मात्रा के आधार पर तय की जाती है। तो जो पहला जो खनन का जो पहली विधि होती है उसको बोलते हैं धरातलीय खनन। क्या बोलते हैं? धरातलीय खनन। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कहीं पर मूवी के अंदर, कहीं पर भी, कि बाहर मजदूर जा रहे हैं, जो बाहर एक जगह पर करते हैं विस्फोट के द्वारा, या फिर उसे अपने जो आपके हाथ में होते हैं कुल्हाड़ी के द्वारा, फावड़े के द्वारा, किसी के द्वारा, विस्फोट के द्वारा उस धरातल की ऊपरी परत पर खनन करते हैं। तो धरातलीय खनन क्या कहता है? ये भूगर्भ पर नहीं किया जाता। ये धरातलीय खनन क्या होता है? ये पृथ्वी पर ऊपरी परत पर किया जाने वाला खनन है। अब दूसरी बात, चूंकि ये ऊपरी परत पे किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि ज्यादा इसके अंदर खर्चा नहीं होता है, ज्यादा आपको तकनीक या आपको मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, तो ये सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता खनन होता है। अच्छा, इसमें सबसे सस्ता भी होता है, ऊपर ही करेंगे तो आपको सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें कम सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता होती है, कम सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता होती है इसके अंदर। अच्छा, और आप क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर कि यहां पर उत्पादन भी अधिक होता है, क्योंकि ऊपरी परत पर होता है, विस्फोट के द्वारा बम विस्फोट कर देते हैं, पूरी की पूरी ऊपर की परत उड़ जाती है और वहां से उस खनिज को निकाल दिया जाता है। या फिर कहीं पर मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र है कि जहां पर विस्फोट नहीं किया जा सकता, तो वहां पर मैन्युअल वर्क के द्वारा आदमी खुद अपने जो फावड़े होते हैं किसी औजारों से उनको निकाल जाते हैं। तो उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। और सबसे बड़ी बात बेटा, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको समुद्र में मोती चाहिए तो गहराई में जाना पड़ेगा, ऊपर तो आपको कुछ कम मिलेगा। तो यहां पर जो खनिज मिलते हैं, उत्पादन तो अधिक होता है, लेकिन यहां पर जो खनिज होते हैं वो कैसे मिलेंगे? कम गुणवत्ता के मिलेंगे, कम गुणवत्ता के खनिज मिलेंगे आपको। ज्यादा कोई, जैसे मान लीजिए आपको चूना पत्थर मिल गया, इस तरीके से आपको कुछ कम गुणवत्ता के खनिज ऊपरी परत पर मिलेंगे। और इस खनन का दूसरा नाम होता है विवर्त खनन। क्या होता है? विवर्त खनन। तो आपने क्या पढ़ा? धरातलीय खनन की विधियां, उस खनिज की प्रकृति कैसी है, उसकी मात्रा कैसी है, उसके आधार पर निर्भर किया जाता है ना। और धरातलीय खनन कहते हैं जो पृथ्वी की ऊपरी परत पर किया जाता है, सबसे सस्ता है, कम सुरक्षात्मक उपकरण है, कोई जरूरत नहीं उपकरणों की, बहुत कम की जरूरत है, उत्पादन भी अधिक होता है, कम गुणवत्ता के खनिज मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर हम बात कर सकते हैं। और इसको विवर्त खनन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम विवर्त खनन भी कहते हैं। तो बेटा हम खनन की एक अगली विधि पढ़ेंगे धरातलीय खनन के बाद में, उसका नाम है भूमिगत खनन। भूमिगत खनन या फिर इसको बोलते हैं कूपकी खनन। नाम से स्पष्ट है, आपने कभी टीवी के अंदर कहीं पर देखा होगा, प्रोग्राम में, मूवी में देखा होगा कि इस खनन में क्या होता है कि एक लिफ्ट के अंदर जो मजदूर होते हैं वो सुरक्षात्मक उपकरणों के द्वारा अंदर जाते हैं और अंदर उसको खनन करते हैं। काफी डेंजरस होता है, इसमें सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस खनन के अंदर आप ध्यान रखिए कि इसी कूपकी खनन कहते हैं। इसमें भूगर्भ में सुरंग खोदकर सुरक्षात्मक उपकरणों के द्वारा श्रमिक खनन करते हैं। वो सस्ता था क्योंकि इसमें सुरंग खोद रहे हैं, सुरक्षात्मक उपकरण चाहिए ज्यादा, तो ये क्या होता है, एक महंगा खनन साधन होता है। और दूसरा, इसमें सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता होती है। और यहां पर मैंने आपको बताया, जैसे आप समझिए कि अपन बोलते हैं कि भाई जैसे हम यूं कहें कि समुद्र में अगर आपको मोती पाना है तो गहराई में जाना होगा, तो वैसे यहां पर भी अगर आपको अगर
अच्छा खनिज पाना है, उत्तम गुणवत्ता का खनिज पाना है, तो भूमिगत खनन करना होगा। तो यहां पर उच्च गुणवत्ता के खनिज मिलते हैं, उच्च गुणवत्ता के खनिज आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसमें भूगर्भ सुरंग खोद कर किए जाते हैं, महंगा होता है, सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता होती है, और साथ में ही यहां पर क्या होता है कि उच्च गुणवत्ता के खनिज मिलते हैं। तो ये खनन के प्रकार हो गए, एक तो भूमिगत हो गया, एक धरातलीय हो गया। अब देखिए कुछ विशिष्ट चीजें हम इसमें और पढ़ते हैं, वो देखिए हम इसमें देखते हैं कि खनन जो कार्य है वो वर्तमान में किस परिप्रेक्ष्य में है। देखिए वर्तमान में, अगर वर्तमान अवस्था में इस खनन कार्य की, यानी जो खनन कार्य है इसकी अगर उपयोगिता देखें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र है, विश्व के विकसित राष्ट्र, वो खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं, खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं, खनन कार्य को नहीं कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। जो एक प्राथमिक व्यवसाय है, पहले तो आप समझेंगे एक विकसित राष्ट्र जो होता है वो प्राथमिक कार्य करता ही नहीं, वो द्वितीयक में भी नहीं होता, तृतीयक चतुर्थक कार्य में होता है। लेकिन जो खनन कार्य पीछे हट रहे हैं, क्यों? क्योंकि खनन कार्य के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी बात, श्रमिक लागत अधिक आती है यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या कम है। अब जनसंख्या कम है तो जो लोग अगर काम करवाएंगे तो श्रमिक लागत अधिक आती है। तो फिर ये खनन कार्य कहां पर हो रहा है इस वक्त, कहां इसकी संभावना है? ये हो रहा है आपके विकासशील राष्ट्रों में। ये क्या हो रहा है? विकासशील देशों में हो रहा है, विकासशील देशों में हो रहा है। और विकासशील देशों में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां जनसंख्या ज्यादा है, जिससे क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा है जिससे क्या होता है, श्रमिक लागत जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो कम आती है। इसलिए इसको प्राथमिक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है, प्राथमिक व्यवसाय के रूप में इसको अपनाया जा रहा है। तो ये एक पॉइंट ये हो गया खनन की उपयोगिता का। समझ रहे हैं आप? खनन की उपयोगिता हो गया कि विकसित राष्ट्र से पीछे हट रहे हैं, जैसे जर्मनी है, स्पेन है, इंग्लैंड है। और जो खनन विकासशील देश है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत को ले सकते हैं आप, पाकिस्तान तो अभी इसमें नहीं आएगा, लेकिन भारत को इसमें ले सकते हैं। अन्य है जो विकासशील राष्ट्र हैं वो सब इस खनन कार्य को कर रहे हैं। चीन है, चीन भी कर रहा है। अब इसमें एक चीज हम और देखते हैं कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब खनन कार्य को क्या कारक प्रभावित करेंगे वो हम खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में देखिए, जो खनन कार्य होगा, खनन जो कार्य होगा वो खनिज के निक्षेपों के आधार पे, खनिजों के निक्षेपों के आधार पे, निक्षेपों के आधार पर, और उसकी गुणवत्ता के आधार पे, खनिज की गुणवत्ता के आधार पे, खनिज की गुणवत्ता के आधार पे होता है, गुणवत्ता के आधार पे होता है। मतलब निक्षेप कहां पर है, कितना है खनिजों का, और गुणवत्ता के आधार पे। यानी ये समझिए आप कि उच्च कोटि का जो खनिज होगा, हम पहले बात कर चुके हैं, उच्च कोटि या गुणवत्ता का जो खनिज होगा वो हमेशा कम स्थान पर पाया जाएगा, और जो निम्न कोटि का खनिज होगा, निम्न कोटि का जो खनिज होगा वो सर्वसुलभ होगा, वो हर जगह मिल जाएगा आपको, वो सर्वसुलभ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो ये एक इसकी विशेषता पाई जाती है। तो देखिए खनन कार्य को प्रभावित करने वाले पहला कारक तो हो गया कि निक्षेपों के आधार पे, यानी खनिजों की गुणवत्ता के आधार पे, यानी उच्च गुणवत्ता का खनिज होगा वो कम स्थान पर पाया जाएगा। दूसरा खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कारक है, अगर आप बात करें खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या आएगा, तो पहला जो इसमें आ जाएगा वो है आपका खनन, जो खनिज है उसकी मांग है नहीं वहां पर उस क्षेत्र में। दूसरा खनन की तकनीक, यानी जिस तकनीक से खनिज निकाला जाएगा वो आपके पास उपलब्ध है या नहीं है, मांग खनन की तकनीक हो गया। तीसरा उपलब्ध श्रम है क्या, श्रम उपलब्ध है क्या, वैसे जो श्रम आपको चाहिए, जो मजदूर चाहिए वैसे आपको यहाँ पर उपलब्ध है क्या। और चौथा आ जाएगा यातायात के साधन, यातायात के साधन। तो यानी ये हो गए खनन को प्रभावित करने वाले कारक। पहले कारकों में तो आपने पढ़ लिया, पहले में तो यह आएगी आपका खनिज की गुणवत्ता होती है और उसकी जो उसकी उपलब्धता होती है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। और दूसरा खनन कार्य प्रभावित करने वाले कारक में खनिज की मांग, अगर मांग ही नहीं होगी किसी जगह पर खनिज की, मान लीजिए किसी जगह अभ्रक खनिज है और मांग ही नहीं है, तो उस खनिज की कोई मतलब ही नहीं, कोई निकालेगा ही नहीं। उस खनन को निकालने की तकनीक भी होनी चाहिए, भूमिगत है या धरातलीय, उपलब्ध श्रम भी होना चाहिए, यातायात के साधन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने कि इसको सरल और सहज शब्दों में समझाने की कोशिश की है। और इस पाठ में क्या पढ़ा हमने, हम आखिर भोजन संग्रहण से आए और फिर हमने यात्रा करी, कृषि की यात्रा करी और खनन कार्य तक आ गए। मैं एक बार इसको पुनः रिकॉल कराना चाहूंगा, तो हम इसको
पुनः एक बार इस पाठ को जल्द ही एक शॉर्ट टाइम में इसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो देखिए, हमने इस पाठ में हमने यात्रा करी प्राथमिक व्यवसाय के प्रकार में। पहले हमने आखेट भोजन संग्रहण पढ़ा। मैंने आपको बताया था मनुष्य जब प्रकृति के पास में रहता है तब उस जो उसने देखा वो उसने व्यवसाय के रूप अपनाया। उसने देखा एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है तो उसने सोचा कि शिकार कर सकते हैं हम, तो आखेट को अपनाया, वहां पर जो भोजन संग्रहण को अपनाया व्यवसाय के रूप में। लेकिन जब उसने देखा कि पशु हैं, पशुओं को मैं शिकार ही कर रहा हूं, इसके अलावा मैं उसको एक परिवहन के साथ में प्रयुक्त कर सकता हूं, तो उसने पशुचारण को अपनाया और उसमें चलवासी पशुचारण अपन ने पढ़ा था कि ये पशुचारण विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है, कम तकनीक के साथ में किया जाता है और इसके अंदर पूरा खुला एक चारागाह क्षेत्र होता है। लेकिन वर्तमान में प्राकृतिक नुकसान होने के कारण, पर्यावरण को नुकसान होने के कारण इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। इसमें ऋतु प्रवास को पढ़ा था हमने, हाँ, और इसके क्षेत्र भी पढ़े थे हमने, जिसमें अरब का मरुस्थल से लेकर सहारा के मरुस्थल से अरब से थार का मरुस्थल और गोबी के मरुस्थल की ओर गए थे। हमने ग्रीनलैंड और कनाडा का क्षेत्र पढ़ा था और कुछ हमने आपके क्या नाम मेडागास्कर और पश्चिम अफ्रीका का क्षेत्र पढ़ा था। वाणिज्य पशुचारण पढ़ा। इसमें बताया कि हम बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, उनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिनको रेंज कहते हैं, और फिर वहां पशुओं को चराया जाता है। उत्तम स्वास्थ्य का और प्रजनन का इसमें ध्यान रखा जाता है। जीवन निर्वाह कृषि पढ़ी हमने, जिसमें आदिमकालीन थी, गहन निर्वाह थी। आदिमकालीन कृषि जो होती है वो पुराने औजारों के साथ, पुरानी तकनीक के साथ की जाती है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसको जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं। कई नाम हमने इसके पढ़े। गहन जीवन निर्वाह कृषि, जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, यानी मानसूनी एशियाई क्षेत्रों में भूमि का गहनतम उपयोग किया गया, इसमें गेहूं प्रधान और चावल प्रधान जो वर्षा के आधार पर थी। फिर वाणिज्य अनाज कृषि करी। ये सब कृषि कहां पर है? ये यूरोपीय कंट्रियों में है। आपको बता दें विकसित क्षेत्रों के अंदर है, जिसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है। वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, एकल फसल है ना, और बड़े क्षेत्र पर की जाती है। मिश्रित कृषि, इसमें पशु और कृषि पालन दोनों एक साथ किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि, ये इसके बारे में आपने पढ़ लिया। मिश्रित कृषि भी, ये भी यूरोपीय देशों में की जाती है। कृषि और पशुपालन साथ में किया जाता है। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए सस्यावर्धन बताया था मैंने आपको, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बताया था मैंने आपको, ये इसमें किया गया है। फिर आएगी रोपण कृषि। ये यूरोपीय जो साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेश क्षेत्रों में की थी, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से यहाँ पर अधिक पूंजी का निवेश किया और यहाँ पर बागान लगाए थे। जैसे मान लीजिए अपन इंग्लैंड की बात करते हैं, ब्रिटेन की, श्रीलंका और भारत में चाय के बागान लगाए। एक फेजेंडा भी आता है जो ब्राजील में लगाए, कॉफी के बागान है। डेयरी कृषि, ये भी यूरोपीय कंट्री में, विकसित क्षेत्रों में, उत्तरी पश्चिम यूरोप और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में है। यहाँ पर पशुओं की चिकित्सा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके साफ सफाई पर ध्यान रखा जाता है तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि, ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में की जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र कहाँ है? भूमध्य सागर जो है उसके ऊपर दक्षिणी यूरोपीय क्षेत्र है। अफ्रीका का ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और अटलांटिक क्षेत्र तक है। आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया है, मध्य चिली और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। खट्टे फलों की यहाँ पर कृषि की जाती है। सब्जी और फल कृषि, ये कि यहाँ पर ऐसी जो कृषि की जाती है वो बाजारों के पास ऐसी जगह पे की जाती है, खाली भूमि पर, जहाँ 24 घंटे में सब्जी और फलों को पहुंचा जा सके, जिससे वो खराब ना हो। सस्ती भूमि पर, जहां पर आपको जमीन उपलब्ध हो जाएगी, वहां पर की जाती है। ट्रक फार्मिंग भी ऐसा ही है, इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट को भी किया जाता है और ये यूएसए के अंदर है। कारखाना कृषि, ये ऐसे कारखाने बनाए जाते हैं जहां पर पशुओं को पाला जाता है, पशुओं को रखा जाता है, उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, साथ में वहीं पर तैयार पदार्थ को इनको खिलाया जाता है। तो कृषि और बच गई सहकारी और सामूहिक। तो कुछ सहकारी कृषि का बताया था कि मैंने, कुछ जो किसान होते हैं वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए, समान उद्देश्य के लिए जो आपकी जो क्या नाम उसका आप कह सकते हैं कि बीज हैं, आपके कृषि यंत्र हैं, खाद हैं, इनको मिलकर खरीदते हैं। लेकिन कृषि अलग अलग जगह पर करते हैं। लाभ भी क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। डेनमार्क में ज्यादा ये आपकी सक्सेस हुई है। और सामूहिक कृषि, ये यूएसए से आई है। भूमि की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोल खोज कहा जाता है, वहां पर कोल खोज कहा जाता है। और यहाँ पर भी किसान सामूहिक रूप से सामान खरीदते हैं, लेकिन कृषि भी सामूहिक रूप से करते हैं और जो लाभ का हानि का बंटवारा होता है वो सामूहिक होता है। और कुछ अपने लिए जगह अपने लिए सुरक्षित रख लेते हैं। अब आखिरी में कराया खनन, जो आपने पढ़ लिया। हमने खनन की विधियां पढ़ी, भूमिगत और आपने पढ़ी धरातलीय खनन पढ़ी, खनन का आपने प्रकार पढ़ा, खनन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, उसकी गुणवत्ता है, उसकी गुणवत्ता होती है, खनन का मांग होती है, खनिज की मांग होती है, यातायात के साधन होते हैं और आपके उपलब्ध श्रम होते हैं। तो आपने पूरा पार्ट डिटेल में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा होगा। मैं इसके कल मैं आपको इसके मतलब टेस्ट डाल दूंगा और आप उसको टेस्ट को दीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और यूं ही पढ़ते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।